दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं स्टेनोग्राफ़र की एक नई वैकेंसी के बारे में, जो कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा निकाली जाती है, यानी कि यूपीएससी के द्वारा निकाली जाती है। दोस्तों, पिछली बार हमारी ये वैकेंसी जो है वर्ष 2024 में देखने को मिली थी और इस वर्ष भी जो है इसके आने के पूरे चांसेस बने हुए हैं, क्योंकि यूपीएससी ने इस बार जो है अपने कैलेंडर में जो है स्टेनो के एग्ज़ाम के बारे में कहा हुआ है। और दोस्तों, ये जो स्टेनो का एग्ज़ाम होता है यूपीएससी के द्वारा, ये जो होता है पर्सनल असिस्टेंट के नाम से जो होता है इनका एडवर्टाइजमेंट जारी किया जाता है, या फिर पर्सनल असिस्टेंट स्टेनो के नाम से जो है ये अपना एडवर्टाइजमेंट जारी करते हैं। अगर आप लोग वर्ष 2025 में जो लेटेस्ट यूपीएससी का एग्ज़ाम कैलेंडर जारी किया गया है, अगर आप लोग एग्ज़ाम कैलेंडर को देखने जाते हैं तो वहाँ पर पैरा नंबर 26 में जब आप लोग देखते हैं तो वहाँ पर यूपीएससी स्टेनो का जिक्र किया गया है, तो उसका एग्ज़ाम कब होने वाला है। ठीक है दोस्तों, तो उसी के बारे में दोस्तों उसमें क्या क्या फुलफ़िल होती हैं, यानी कि उनकी क्या क्या नीड होती है, क्या क्या आवश्यकताएं होती है, किस प्रकार से वहाँ पर भर्ती होती है, तो इसी के लिए दोस्तों हम उनका फुल एडवर्टाइजमेंट नंबर 2024 का लेकर के बैठे हुए हैं और देखेंगे कि दोस्तों उनका भर्ती जो होता है किस प्रकार से इनकी ये भर्ती होती है। तो चलिए दोस्तों देखते हैं इसमें क्या क्या होती हैं। दोस्तों, जैसा कि दोस्तों आप लोग इसका नोटिफिकेशन देख सकते हैं, पिछली बार इन्होंने कुल 323 पदों पर भर्ती को निकाला हुआ था। वर्ष 2024 में इन्होंने 323 पदों पर भर्ती को निकाला था। दोस्तों, जिस प्रकार से यूपीएससी अगर आप लोग देखते होंगे कि अगर 400 प्लस एनडीए सीडीएस में वैकेंसी निकाल रहा है और 800 प्लस अगर यूपीएससी आईएएस आईएफएस में वैकेंसी इसको निकाल रहा है, उसी प्रकार से दोस्तों अगर ये स्टेनो में 300 प्लस वैकेंसी निकाल रहा है एक वर्ष में, तो उम्मीद होती है कि नेक्स्ट वर्ष भी ये जो है 300 प्लस ही वैकेंसी निकालेगा। अर्थात दोस्तों हमारी ये जो वैकेंसी आने वाली है 300 प्लस पदों पर ही हमारी ये भर्ती होने वाली है। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले स्वागत है आप लोगों का कोर्ट रिपोर्टर शार्ट हैंड 2.0 यूट्यूब चैनल पर। तो चलिए दोस्तों देखते हैं आगे की तरफ हम लोग। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, ये यूपीएससी का फुल नोटिफिकेशन है। ठीक है, इसको मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ और आप लोग ताकि आराम से पढ़ सके और देख सके। पे स्केल के बारे में दोस्तों आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं 7th पे लेवल होता है। और सबसे बड़ी बात होती है दोस्तों एज की। तो जुगार कैंडिडेट दोस्तों जो होते हैं, जनरल कैंडिडेट जो होते हैं और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट जो होते हैं 30 वर्ष की उम्र तक यूपीएससी स्टेनो बन सकते हैं। ठीक है, यूपीएससी में स्टेनो का एग्ज़ाम दे सकते हैं। 33 वर्ष तक ओबीसी के कैंडिडेट दे सकते हैं और 35 वर्ष तक जो है एससी एसटी के कैंडिडेट यूपीएससी स्टेनो का एग्ज़ाम दे सकते हैं। 40 वर्ष तक जो है दोस्तों लोअर एज लिमिट जो कैटेगरीज होते हैं, जैसे इनके जो होते PWBDs होते हैं, जो सब फिजिकल हैंडीकेप लोग होते हैं, वे लोग दोस्तों 40 वर्ष तक जो होता है इनके लिए लोअर एज लिमिट होती है। ठीक है, आगे की तरफ दोस्तों जब हम लोग देखते हैं तो सबसे बड़ी बात होती है एसेंशियल क्वालिफिकेशन, यानी कि लिए इनके लिए क्या क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों अगर क्वालिफिकेशन की बात की जाए तो यहाँ पर आपको मिनिमम बैचलर डिग्री तो आपके पास होना ही चाहिए। आपके पास बैचलर डिग्री हर हाल में होना चाहिए, चाहे आपने बीए कर रखी हो, चाहे आपने बीएससी कर रखी हो, चाहे आपने बीकॉम कर रखी हो, चाहे आपने और कोई भी बैचलर डिग्री ले रखी हो, तो आपके पास बैचलर डिग्री का होना अनिवार्य ही है। ठीक है दोस्तों, आगे की तरफ दोस्तों जब हम लोग देखते हैं तो यहाँ पर एक चीज़ ये भी कन्फर्म हो जाता है, यहाँ पर जो होता है हिंदी और इंग्लिश दोनों स्टेनोग्राफर की भर्ती होती है। ठीक है दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर इन्होंने क्लियरली लिखा है डिक्टेशन फॉर ए पीरियड ऑफ 10 मिनट्स विद अ स्पीड ऑफ 120 वर्ड्स पर मिनट इन स्टेनोग्राफी इंग्लिश और हिंदी। ट्रांसक्रिप्शन टाइम फॉर द डिक्टेशन टेकन एज पर 15 मिनट्स इंग्लिश, 65 मिनट्स हिंदी, ओनली ऑन कंप्यूटर। यानी कि ये लोग बोल रहे हैं दोस्तों 120 वर्ड प्रति मिनट की स्पीड से जो है आप लोगों को 10 मिनट तक जो है डिक्टेशन लिया जाएगा। इसके बाद जो है 50 मिनट इंग्लिश की टाइपिंग के लिए आपको दिया जाएगा और 65 मिनट जो है हिंदी की टाइपिंग के लिए आपको दिया जाएगा, जो कि आपका कंप्यूटर पर ही रहने वाला है। आगे की तरफ दोस्तों जब हम इनका ड्यूटी देखते हैं तो ड्यूटी में नॉर्मली क्या होता है दोस्तों, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं टेकिंग डिक्टेशन एंड टाइपिंग फ्रॉम ऑफिसर कंसर्ट। ठीक है, आपका जो सीनियर ऑफिसर होता है, जिस आप जैसे हो गया आप कोई पोस्टिंग आईएएस ऑफिसर के पास कर दी जाए, किसी
मंडल के सचिव हो गए, उनके पास आपकी पोस्टिंग कर दी गई। तो पोस्टिंग जो आपको डिक्टेशन बोलेगा, सचिव जो आपका डिक्टेशन बोलेगा उसको डिक्टेशन को लिखना होगा, और लिखने के बाद उसको टाइपिंग करना होगा। और उनके जो टेलीफोन वगैरह होते हैं, अदर ड्यूटीज़ होती हैं, या फिर जो विभिन्न प्रकार के डिफरेंट मिनिस्ट्रीज़ के, या फिर जो लोग भी उनको फ़ोन करेंगे तो आप उन फ़ोन को हैंडल करेंगे, ठीक है। चूँकि वो डायरेक्ट किसी का भी कॉल और फ़ोन रिसीव नहीं करते हैं, इसी वजह से पहले आपके पास ही उनका कॉल आएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से उनका पूरा जो सिस्टम है, सिस्टम ऑपरेट करने का काम जो है आप ही करेंगे, ठीक है। अदर डिटेल्स में आप लोग देख सकते हैं, दिस पोस्ट इज़ परमानेंट। सबसे पहले देखिए यहाँ पर लिखा गया है यह पोस्ट आपकी परमानेंट है और ग्रुप बी की जॉब है, ठीक है। और आगे ये क्या बोलते हैं, हेडक्वार्टर दोस्तों आपका न्यू दिल्ली में ही रहने वाला है। इसके अतिरिक्त आपकी जो ऑफिसर्स हैं जहाँ पर उनकी पोस्टिंग हो जाएगी, उनके साथ ही साथ आप लोगों को जाना भी पड़ सकता है। प्रोबेशन यानी सेवा की अवधि जो है 2 वर्ष इन्होंने लिखा है, लेकिन 2 वर्ष केवल आपकी ट्रेनिंग पीरियड रहेगा, कि 2 वर्ष आपके कार्यशैली को किस प्रकार से करना है, कि आपको किस प्रकार से अन्य सभी चीज़ों को हैंडल करना है, उसकी अवधि केवल 2 वर्ष रहेगी। लेकिन आपकी जॉब इन्होंने पहले लिख रखा है, दिस पोस्ट इज़ परमानेंट। भाई आपको जॉब परमानेंट दी जाएगी, इसमें प्रोबेशन 2 वर्ष लिख देने से कुछ नहीं है, वो आपका ड्यूटी पीरियड रहेगा, जो आपका जो ट्रेनिंग पीरियड रहेगा वो 2 वर्ष के लिए ही रहेगा, ठीक है। आगे की तरफ दोस्तों हम लोग देखते हैं एनी अदर कंडीशन जो है, आप लोग इन सब चीज़ों को देख सकते हैं। इन्होंने लिखा है द कैंडिडेट रिक्रूटेड टू द पोस्ट विल बी गवर्नेड कवर्ड बाय द न्यू पेंशन स्कीम WEF 112000 फेयर, ठीक है। अगर जो कैंडिडेट रिक्रूट होता है उसको जो है सरकार के द्वारा जो है पेंशन भी दिया जाएगा, ठीक है। सरकार की नई पेंशन स्कीम के तहत जो है उनको इस पेंशन भी दिया जाएगा। अभी इम्पोर्टेंट क्या है दोस्तों, इनका एप्लीकेशन, ये तो वर्ष 2024 का जो है नोटिफिकेशन है, ठीक है। तो इस प्रकार से किस प्रकार से इसको अप्लाई किया गया था, इसी प्रकार से ये भी आएगा अप्लाई करने के लिए। तो आप लोग देख सकते हैं जो पर्सन्स विद बेंचमार्क डिसेबिलिटीज़ थे, उनके लिए जो है इनकी चीज़ें थी। और आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि सिलेबस सबसे बड़ी चीज़ होती है दोस्तों, सिलेबस, स्कीम एंड सिलेबस फॉर द रिक्रूटमेंट टेस्ट RT फॉर द पोस्ट ऑफ पर्सनल असिस्टेंट इज एज अंडर, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पर देखिए स्कीम, सिलेबस एंड वेटेज ऑफ द रिक्रूटमेंट टेस्ट RT, ठीक है। अब यहाँ पर क्या कहा गया है, द टेस्ट विल बी ऑफ 2 आवर्स ड्यूरेशन। आपका जो टेस्ट होने वाला है वो 2 घंटे का रहेगा, और प्रत्येक क्वेश्चन जो है समान मार्क के रहेंगे, ठीक है। और जो आपका टेस्ट होगा वो ऑब्जेक्टिव टाइप का रहने वाला होगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है। और जो क्वेश्चन का मीडियम रहने वाला है दोस्तों वो हिंदी और इंग्लिश रहेगा, ठीक है। अब देखिए अब यहाँ पर क्या है, पेनाल्टी भी रहने वाली है, ठीक है। अगर आप लोग गलत करते हैं तो 1/3 की निगेटिव मार्किंग भी यहाँ पर होने वाली है, ठीक है। अगर आप लोग वहाँ पर किसी क्वेश्चन का कोई आंसर नहीं देते हैं, ठीक है, तो उसके लिए उसका कोई भी नंबर नहीं काटा जाएगा, गलती करने पर ही आपका नंबर काटा जाएगा, ठीक है दोस्तों। अब सिलेबस के बारे में देखते हैं दोस्तों। तो सिलेबस दोस्तों आप लोग देख सकते हैं कि इसका किस प्रकार से सिलेबस है। सबसे पहले इंग्लिश लैंग्वेज रहेगा, इंग्लिश लैंग्वेज रहने के साथ साथ जनरल अवेयरनेस रहेगा, जनरल अवेयरनेस रहने के साथ साथ क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड रहेगा, और इसके साथ ही साथ रीजनिंग कंप्यूटर एप्टीट्यूड भी रहेगा। यानी कि दोस्तों एक स्टेनोग्राफर में जितने गुण होने चाहिए वो सब के सब गुण आपके भीतर होने चाहिए, ठीक है। इनका तो हो गया दोस्तों ये सिलेबस। अब आगे की तरफ दोस्तों वेटेज इनका क्या है, आप लोग यहाँ पर इन सब चीज़ों को आराम से वीडियो को पॉज कर सकते हैं और पॉज करके आराम से पढ़ सकते हैं, ठीक है दोस्तों। अब एग्ज़ाम सेंटर के बारे में बात करते हैं, ठीक है दोस्तों। इनका एग्ज़ाम सेंटर कहाँ कहाँ होता है, ठीक है। अब एग्ज़ाम सेंटर के बारे में अगर देखते हैं दोस्तों, तो यहाँ पर आप लोग वीडियो को पॉज कर सकते हैं और देख सकते हैं कि क्या आपका सिटी इसमें मौजूद है नहीं है। अब एग्जाम्पल के लिए हमारा जो है हमको प्रयागराज, लखनऊ और या फिर वाराणसी से मतलब है, तो मैं अपने प्रयागराज को देखता हूँ तो हमको हमारा 57 पर जो है प्रयागराज दिख रहा है, ठीक है। अब हमको लखनऊ देखना है तो मैं L वाले सेक्शन में जाऊँगा, लखनऊ देखिए हमारा 72 पर है, ठीक है। अब इसके बाद हमको वाराणसी चाहिए, अब V वाले सेक्शन में चला जाऊँगा 75 वाराणसी, ठीक है। तो हमारे तीनों मौजूद हैं, ठीक है। इस प्रकार से दोस्तों मैं
इन सब चीज़ों को देख सकता हूँ। ओपन सेंटर ये हैं, ठीक है, ये तो हर बार ही रहते हैं, आगे के लिए जो है ये अपना अलग से भी बना सकते हैं, ठीक है दोस्तों। अब आगे की तरफ दोस्तों हम लोग जब देखते हैं तो इन्होंने विभिन्न प्रकार की चीज़ों को बता रखा है, ठीक है, आप लोग यहाँ पर इनको देख सकते हैं, ठीक है। और इम्पोर्टेंट्स नोट्स वगैरह जो भी हैं इनके आप लोग आराम से देख सकते हैं, वीडियो को पॉज कर सकते हैं, आराम से पढ़ सकते हैं, ठीक है। आगे की तरफ दोस्तों जब हम लोग चलते हैं तो इन्होंने सिटीजनशिप के बारे में बताया हुआ है, ठीक है, कि इनका जो नागरिक होना चाहिए केवल भारतीय नागरिक, नेपाली नागरिक या फिर जो शरण वर्ण लिए हैं वो लोग जो हैं अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अब इसके बाद जो है दोस्तों आप लोग यहाँ पर विभिन्न प्रकार की चीज़ों को देख सकते हैं। एज रिलैक्सेशन जो है जो सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ हैं आप लोग इनके बारे में ही आप आराम से यहाँ पर देख सकते हैं। एज रिलैक्सेशन जो है यहाँ पर भी देख सकते हैं, जो PWB कैटेगरी जो फिजिकल हैंडीकैप लोग हैं उन सब के बारे में भी आप लोग आराम से यहाँ पर देख सकते हैं। अब और आगे की चीज़ें को दोस्तों हम लोग स्क्रॉल करते हुए चलते हैं तो आगे की चीज़ें भी इन्होंने बताया कि किस प्रकार से अप्लाई किया जाता है, ठीक है। तो ये जो जब नोटिफिकेशन आ जाएगा दोस्तों तो आप लोगों को बता दिया जाएगा कि अप्लाई किस प्रकार से किया जाता है। तो हालांकि पहले ही यहाँ पर बता दिया कि अप्लाई किस प्रकार से किया जाना है, तो आप लोग जान जाइए आप लोगों को अप्लाई कैसे करना है, ठीक है। तो आप लोग आराम से अप्लाई भी कर सकेंगे, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं विभिन्न प्रकार के केसेज हैं। तो भैया अगर आप ऐसे केसेस में हैं कि या आप अगर डाइवोर्स वुमन है या फिर आपकी शादी वादी हो गई है तो भैया इन सब केस को आराम से देख लीजिए। बाकी के लिए जो है हम आगे स्क्रॉल करते हुए चलते हैं और देखते हैं कि आगे की तरफ जो है इनका क्या क्या है, ठीक है। तो इन्होंने वही सब चीज़ें बताई ही है, बाकी का आप लोगों को जो इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशंस हैं उनके बारे में पता ही चल गया है, ठीक है। तो अब आगे वही की सब चीज़ें अपना ये इंस्ट्रक्शंस वगैरह देंगे कि भाई क्या क्या होनी चाहिए, क्या क्या नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो दोस्तों मिलते हैं स्टेनोग्राफर की एक नई वैकेंसी के साथ जो है नेक्स्ट डे। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद। बने रहिए दोस्तों कोर्ट रिपोर्टर 2.0 यूट्यूब चैनल के साथ। आपको स्टेनोग्राफर से रिलेटेड ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो या ब्रह्मांड में यानी कि अपने भारत में निकलने वाली स्टेनोग्राफर की जितने भी वैकेंसीज हैं आपसे एक भी वैकेंसी खाली नहीं जाने वाली है, ठीक है दोस्तों। चाहे वो साउथ इंडिया में निकले या फिर वो नॉर्थ इंडिया में निकले या फिर ईस्ट इंडिया में निकले या फिर वेस्ट इंडिया में निकले, इंडिया में अगर स्टेनोग्राफर की वैकेंसी आती है तो वो सबसे पहले